राम राम मेरे संघर्षशील मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जेएमडी क्लासेस में। आपका छोटा भाई कह लो, बड़ा भाई कह लो, दोस्त कह लो, जो भी कहो अंकुर शर्मा नाम है मेरा। और आपको क्या है, आज मैं प्रोवाइड करने आ रहा हूँ साइंस का शानदार मटेरियल। और जो आपके आगामी राजस्थान में आगामी जो परीक्षाएं आ रही है, जिसमें सीईटी और विशेषकर एलडीसी की परीक्षा, उसके सिलेबस को ध्यान में देखते हुए और मैंने कुछ आपके सामने क्या है यहाँ पर कुछ मटेरियल तैयार करने की कोशिश की है। और आप और हम दोनों मिलकर बढ़िया तरीके से इस चीज को डिलीवर करेंगे। दोस्तों, आपके यूट्यूब पर काफी लोग होंगे जो आपको साइंस पढ़ाते होंगे, लेकिन मेरा दावा है कि इस प्रकार से डिटेल्ड एनालिसिस करके आज आपको कोई साइंस पढ़ा नहीं रहा। वो आते हैं, वो उनका छोटा मोटा डेमो देते हैं, एपिसोड लेते हैं, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ी बहुत डिटेल बता देते हैं और वो अपने कोर्स भेजते हैं। दोस्तों, अपना कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। अपना उद्देश्य यही है कि आपका अधिकतम मैटर एग्जाम में किस प्रकार से मिल सके, सारा का सारा मैटर आपको यूट्यूब पे दिया जाएगा। और इस प्रकार से मैं आपका काफी टाइम में मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, काफी टाइम मेरा अनुभव है साइंस में और ये अनुभव आपके साथ साझा करेंगे। आपको मजा आएगा दोस्तों, आपको लगेगा कि किस प्रकार का कंटेंट आपको दिया जा रहा है। ठीक है, अब इसको आपको बढ़िया से आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, दोस्तों तक पहुंचा देना आपको अच्छा लगे तो। और आज आपने पहली क्लास, जैसा कि इसमें सिलेबस के अंदर काफी पूरी साइंस दे रखी है दोस्तों, इसमें मैथ्स की भी अपन पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि मैथ्स की भी क्लासें अपन लेकिन साइंस से अपन शुरू कर रहे हैं दोस्तों। और साइंस में जो शुरू कर रहे हैं दोस्तों, इसमें सबसे पहले अपन ले रहे हैं रक्त को। आपका रक्त टॉपिक डायरेक्टली इसके अंदर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कहीं और दूसरे एग्जामों में हो सकता है। तो आपके इसके अंदर टॉपिक जैसे एलडीसी और सीईटी जो एग्जाम है, इसमें स्पेशली दिया हुआ रक्त समूह। लेकिन रक्त समूह जानने से पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि रक्त के बारे में सामान्य जानकारी क्या क्या है। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे रक्त के बारे में, जिसमें सामान्य जानकारियां और डिटेल जानकारी है। क्योंकि आज आपको ये नहीं है दोस्तों, आप चपड़ासी का पेपर भी उठा के देख लेना दोस्तों, मेरी गारंटी आपको चपड़ासी का, आप सोचोगे यार चपड़ासी का पेपर, एलडीसी का पेपर या पटवारी का पेपर में लिख देते हैं दैनिक सामान्य विज्ञान, लेकिन दोस्तों उसमें कितने गहराई के साथ क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। सेकंड ग्रेड और बढ़िया बढ़िया तरीके से साइंस के डीपली जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं वो चक्कर खा के गिर जाते हैं दोस्तों, ऐसे प्रश्न आते हैं। इसीलिए आपको साइंस को थोड़ी डिटेल में जाके देखना होगा। अब वो गया जमाना कि आप 8वीं 10वीं की किताबों से साइंस के क्वेश्चन सारे के सारे सोल्व कर लो, नहीं होंगे दोस्तों। आपको थोड़ी सी डेप्थ नॉलेज साइंस के अंदर होनी चाहिए। और आप ये पूरा वीडियो, एक बार मेरे कहने से विनती, आप पूरा वीडियो देखना। इस वीडियो देखने के बाद आपको खुद को पता चल जाएगा किस लेवल का मैटर आपको साइंस में आपको दिया जाएगा। फिर भी आपको लगे कोई कमी पैसी है तो आप मुझे एडवाइस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। और जो भी आपके कोई प्रश्न है दोस्तों, इसमें आप डाल सकते हो। ठीक है, तो आज अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं। ओके, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो पहला टॉपिक है दोस्तों आपका रक्त। और रक्त को देखो क्या कहते हैं, एक नाम है इसका हिम। रक्त का अपन बात करेंगे दोस्तों, जितने भी डॉक्टर होते हैं इसको रक्त ब्लड नाम से नहीं जानते है ना, इसको नाम जानते हैं हिम से। हिम अगर आपको शब्द याद रह जाएगा ना, काफी टर्मिनोलॉजी याद रह जाएगी, जहां हिम आ जाए। हिम का मतलब क्या है दोस्तों, वो क्या है, रक्त है, ब्लड है। ठीक है, अब इसके कुछ नाम है दोस्तों, जैसे इसका नाम है रिवर ऑफ लाइफ, यानी जीवन की नदी है दोस्तों। अच्छा, नदी का क्या काम है दोस्तों, नदी एक परिवहन का कार्य करती है। यानी अगर मान लो नदी में नाव तैरी तो नाव से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपके शरीर में जितनी भी चीजें हैं, चाहे आपने देखा होगा अंतःस्रावी ग्रंथियां, वो क्या करते हैं, अपने हार्मोन को किसमें डाल देती है दोस्तों, ब्लड में डाल देती है। और वो हार्मोन जहां टारगेट ऑर्गन है, जहां उसको पहुंचाना है, वहां पर ब्लड द्वारा ही वो हार्मोन पहुंचाया जाता है। आपने खाना खाया, आपने बढ़िया से आपकी एलिमेंट्री केनाल आहार नाले बड़ा से कार्य किया, छोटी हाथ ने क्या किया, उनको सबको कचूमर करके और उस भोजन में से क्या निकाल दिया, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, जो निकालना था सब निकाल लिया, सब न्यूट्रिएंट्स निकाल लिए दोस्तों, पोषक तत्व निकाल लिए। अभी जो पोषक तत्व किसमें छोड़ दिए जाते हैं दोस्तों, ब्लड के अंदर छोड़ दिए जाते हैं। और ब्लड के द्वारा ही शरीर की प्रत्येक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तक अपना कार्बोहाइड्रेट पहुंचाया जाता है। और भी जिस वसा, प्रोटीन सब पहुंचा दिया जाता है। विशेषकर अपन बात करें कार्बोहाइड्रेट की। और आपके दोस्तों नाकों से जो आप श्वास लेते हो ना, ये फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों से ही ब्लड में जाकर ये ऑक्सीजन वापस कहाँ जाती है, प्रत्येक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। और उधर से कार्बोहाइड्रेट, सामान्य कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज आप जानते हो, और उधर से ऑक्सीजन आती है, दोनों मिलती है और किसका निर्माण करती है दोस्तों, ऊर्जा का निर्माण करती है। इसी प्रकार से प्रत्येक जो चीज हुई, शुद्ध अशुद्ध जितनी भी चीजें हुई, CO2 आप बाहर निकालते हो, पहले वो ब्लड में आती है। यानी करने का मतलब दुनिया भर की सारी चीजें एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर बॉडी में पहुंचती है तो किसके माध्यम से पहुंचती है दोस्तों, आपके रक्त के माध्यम से पहुंचती है। इसलिए अपन ने इसको क्या कहा, रिवर ऑफ लाइफ। ठीक है, अब ये पेट्रोल ऑफ लाइफ है, क्योंकि इसमें ईंधन अभी देखा, कार्बोहाइड्रेट सब इसमें हो रहा है ना, बाकी और तो कुछ हो ही नहीं सकता, ऑक्सीजन सब इसी के अंदर आ रहा है।
है ना। अगर रक्त साहब और में भी जा सको आप पानी वाणी खूब पीवा आप तो फाड़ी में ऑक्सीजन चल जाओ। और भाई साहब ये रक्त का मायना कहीं होगा एक लोह है ना, ये लोह है ना, लोह बात का हीमोग्लोबिन कहीं वो साहब हीमो देव ही मारियो पहली भी। हाँ तो हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन जो होता है दोस्तों, इस हीमोग्लोबिन में होता है लोहा यानी आयरन। इसी इमेज टच हो और ऑक्सीजन सारी जगह पूछा दोस्तों, बात समझ में आ गई ना। यानी तो पानी के साथ ऑक्सीजन पूछा हो तो न पूछे, उसके अंदर कहीं है रक्त में कहीं है हीमोग्लोबिन जी का फेटा है डिटेल में फेटा के कारण रक्त लाल रंग को है इमो वो लोयो है ना फेरिक। इसी के साथ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन अटैच होकर पूरे बॉडी तक जाती है, पूरी बॉडी में वापस जो CO2 बनती है वो दोस्तों बाहर भी इसी के माध्यम से पहुंचाया जाता है। और पुलिस मैन ऑफ लाइफ इसके बारे में सबके बारे में बात करेंगे। इस अब एक चीज ध्यान से, रुधिर क्या है, एक तरल है, बिल्कुल तरल है ना, लिक्विड है, तरल गतिशील संयोजी उत्तक है, कनेक्टिंग टिश्यू है। यानी ये क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है, जैसे कि आपकी हड्डियां हैं। लेकिन ये वास्तविक संयोजी उत्तक नहीं होता दोस्तों, या मैंने नीचे एक लाइन लिखी कि वास्तविक संयोजी उत्तक नहीं होता क्योंकि इसमें क्या नहीं पाए जाते दोस्तों, तंतु नहीं पाए जाते। जैसे कि फाइबर्स इसके अंदर एब्सेंट होते हैं दोस्तों, हड्डियों में फाइबर्स पाए जाते हैं लेकिन इसमें फाइबर्स नहीं पाए जाते। कुछ विशेष क्वालिटी होती है अलग अलग उत्तक की, जैसे संयोजी उत्तक की परिभाषा होती है इसमें क्या क्या होगा, तो इसे संयोजी उत्तक कहेंगे। देखो इसमें क्या होगा, अगर संयोजी उत्तक की बात करें तो इसमें अधात्री होगा और कोशिकाएं होगी। तो अधात्री यानी मैट्रिक्स के रूप में जो होगा दोस्तों, इसमें प्लाज्मा होता है, पढ़ेंगे प्लाज्मा क्या होता है, और इसमें कोशिकाएं होती है जो RBC WBC और प्लेटलेट्स होती है। और इसके अलावा हाँ ये सारी क्वालिटी तो ये फुलफिल करता है, इसलिए अपन ने इसको कर दिया, क्या कर दिया, संयोजी उत्तक। लेकिन ये वास्तविक संयोजी उत्तक नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या नहीं पाया जाता दोस्तों, फाइबर्स यानी तंतु का अभाव होता है। आगे बात करते हैं इसकी जो ओरिजिन होती है दोस्तों, उत्पत्ति होती है जब आपकी भ्रूणीय अवस्था होती है दोस्तों। तो आपकी जब भ्रूणीय अवस्था होती है, उस भ्रूणीय जब डेवलपमेंट स्टेज होती है तो उस भ्रूण को, जैसे मान लो ये भ्रूण है, अब इस भ्रूण में ऊपर कुछ ना कुछ है ना, कुछ ना कुछ आवरण होगा, बीच में कुछ ना कुछ होगा और अंदर का कुछ आवरण होगा। तो बाहर के आवरण को अपन कहते हैं दोस्तों, क्या कहेंगे अपन, एक्टोडर्म, ठीक है, ऊपरी त्वचा ना, और मध्य को मीजोडर्म और आंतरिक को एंडोडर्म कहेंगे। आगे बात समझ में ले। अब जितने भी आपके कनेक्टिंग टिश्यू ना लगभग उसमें सबका जो निर्माण होता है दोस्तों, ये जो आपका निर्माण होगा इसका जो ओरिजिन होगी, उत्पत्ति होगी, वो किससे होती है दोस्तों, मीजोडर्म के माध्यम से होती है। ठीक समझ में आ गई ना। रक्त की अगर पूछ लिया जाए, क्योंकि कनेक्टिंग टिश्यू वैसे याद रह जाना चाहिए आपको, किससे होगा, मीजोडर्म, यानी मध्य के जितने भी ऑर्गन बन रहे हैं वो सब किससे बन रहे हैं दोस्तों, मीजोडर्म से। आगे बात समझ में, एक लिखा है हिमेटोलॉजी, यानी हिम यानी आपको पता हो जाना चाहिए, हाँ यार मार साहब बताओ एक बार, हिम यानी रक्त, हाँ बिल्कुल, और लॉजी, जहां लॉजी लग जाए, जैसे बायोलॉजी, बायो यानी जीव, जीवों का अध्ययन है ना, जितने जूलॉजी, जूलॉजी यानी जंतु, जू यानी जंतु, और लॉजी लग गया उसका अध्ययन यानी उसकी विज्ञान है ना, कुल मिला के वो विज्ञान है। तो यहाँ पर अगर लॉजी लग गया तो यानी कुल मिला के यहाँ अध्ययन है, किसका अध्ययन है दोस्तों, हिम का, हिम यानी रक्त का, यानी रक्त का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ ब्लड, इसे क्या कहेंगे आप, हिमेटोलॉजी। अब बात करते हैं सीरोलॉजी, यानी सीरम का अध्ययन। अब आप कहेंगे साहब सीरम क्या, बिल्कुल आगे ढंग से बताएंगे दोस्तों। प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा है ना, अभी पढ़ेंगे रक्त के भाग, प्लाज्मा से फाइब्रोनोजिन प्रोटीन अगर बाहर निकाल दिया जाए तो क्या कहलाता है दोस्तों, सीरम कहलाता है। और आपका डॉक्टर का जाता है, कदे बीमारियां हो जाती है ना, तो वो सिरिंज लगा खून काटे है ना, वो खून काट फिर उसकी जांच करे, भाई था किसी किसी बीमारियां हैं, तो वो जो जांच करते हैं ना दोस्तों, वो किसकी जांच करते हैं, इस सीरम की जांच करते हैं। इस सीरम में सब कुछ होता है दोस्तों, ये सीरम, अगर सीरम में ही जांच करेंगे कि आप में क्या क्या बीमारियां है। अब इधर आ जाओ दोस्तों, हिमोपोएसिस, जहां पर ये आ जाए, देखो हिम का मतलब तो समझ में आ गया, व्हाट्सअप खून हो रक्त हो है ना, हाँ बिल्कुल साहब। और तो पोएसिस क्या होता है दोस्तों, पोएसिस का मतलब होता है निर्माण, क्या होता है दोस्तों, निर्माण है ना। आरबीसी का निर्माण पढ़ेंगे अभी, इरिथ्रोपोएसिस, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट में पढ़ेंगे, डॉक्टर साहब क्या क्या किसको किसको क्या क्या कहते हैं ना, पढ़ेंगे, डॉक्टर बना देंगे भी आपको, ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल रुधिर का जो निर्माण होगा दोस्तों है ना, पोएसिस मतलब निर्माण, और हिम यानी रक्त या रुधिर का निर्माण को आप क्या कहेंगे दोस्तों, हाँ हिमोपोएसिस, याद रख लेना। और अब देखो, अब निर्माण की बात आ गई तो पढ़ेंगे भाई जो रक्त का निर्माण करने वाले जो अंग, कहीं कहीं से तो रक्त का निर्माण होता होगा दोस्तों, अच्छा रक्त को निर्माण भी होगा, बिल्कुल होगा साहब, खत्म होगा साहब। इसको जो रक्त का निर्माण करते हैं उसको कहते हैं अपन हिमोपोएटिक ऑर्गन या हिमोपोएटिक अंग कहते हैं दोस्तों, रुधिर का निर्माण करने वाले अंग। अब आप जब भ्रूण की अवस्था में होते हो, यानी माता के गर्भ के अंदर होते हो ना दोस्तों, तो आपकी जो हड्डियां होती है ना दोस्तों, इतनी जबरदस्त मजबूत नहीं होती कि वहां से रक्त का निर्माण हो जाए। तो वहां पर क्या होता है आपके, हाँ भ्रूण में किससे होता है दोस्तों, लीवर से। सबसे ज्यादा अगर भ्रूण के अंदर, भ्रूणीय अवस्था में यानी आप गर्भ के अंदर हो तो किसमें मैक्सिमम, लीवर से आपके रक्त का निर्माण होगा। दूसरा होगा स्प्लिन जो प्लीहा होती है दोस्तों है ना, जो प्लीहा होगी उसमें निर्माण होगा। और योग सेल, अच्छा योग सेल क्या होता है, जो आपका भ्रूण होता है ना, भ्रूण उसमें सबसे बाहर का जो आवरण है दोस्तों वो कहलाता है योग सेल।
ठीक है। और थाइमस, थाइमस ग्रंथि होती है दोस्तों, आप जानते हो बिल्कुल तरीके से। तो इनमें भ्रूणीय अवस्था में इस प्रकार से होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, बहुत सारे एग्जामों में पूछते हैं। अब आगे आ जाओ, जब आप बड़े हो गए, अब बड़े हो गए, वयस्क अवस्था में बात करते हैं दोस्तों। वयस्क अवस्था में क्या होता है, जितने भी आपकी लंबी हड्डियां, जैसे हाथ की हड्डी, विशेषकर फीमर जो हड्डी होती है ना, अपनी जांघ की हड्डी है ना, हाँ बिल्कुल इस प्रकार की जो लंबी हड्डियां, छोटी हड्डियां नहीं दोस्तों, लंबी हड्डियां, छोटी हड्डियां भी वो मारता बिल्कुल वो साहब, छोटी हड्डियां वो मुंडा में बड़ी सारी छोटी छोटी हड्डियां है ना, आपकी रीढ़ की हड्डी बताओ कितनी हड्डियां, ओ साहब या तो एक ही दिखा, एक नहीं है दोस्तों, हाँ लगभग आपके 14-15 साल तक तो 33 हड्डियां होती, फिर ये जुड़ के 26 हड्डियां हो जाती, इसलिए बचपन में शरीर थोड़ा सा लचीला होता है दोस्तों। तो रीढ़ की हड्डियां जो होती है ये छोटी छोटी कशेरुकाओं से बनी होती है, कशेरुक दंड कहते हैं, और इस कशेरुक दंड कशेरुकाओं से ये बनी होती। कितनी कशेरुका होती, 26 कशेरुका होती, तो इनसे ब्लड का निर्माण नहीं होगा। जो लंबी हड्डियां होती है ना दोस्तों, जैसे ये हाथ की हड्डी है, जांघ की हड्डी है ना, इनसे क्या होता है कि इनमें क्या होती है, लाल अस्थि मज्जा होती है दोस्तों, लाल अस्थि मज्जा। अब लाल अस्थि मज्जा अगर मैं आपको एक उदाहरण देके बताऊं कि अगर मान लो ये इस प्रकार की हड्डी है दोस्तों, और ये हड्डी होती है ना, तो ये हड्डी के अंदर ये मज्जा, मज्जा यानी इसका जो पित्त होता है दोस्तों, है ना, बोन मेरो कहते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं बोन मेरो, अस्थि मज्जा, और लाल हो गया तो रेड बोन मेरो। तो ये ऊपर के जो टॉप पार्ट होते हैं ना दोस्तों, टॉप पार्ट में क्या होता है, लाल अस्थि मज्जा होती है दोस्तों। कौन सी होती है, लाल अस्थि मज्जा, और मध्य में कौन सी होती है, पीली अस्थि मज्जा होती है दोस्तों। तो लाल अस्थि मज्जा से किसका निर्माण होता है दोस्तों, आपके रक्त का निर्माण होता है। अब रक्त की पीएच कभी कभी पूछ ली जाती है, और पीएच का वो साहब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब आप देखना, आपने कभी कभी सोरेनसन द्वारा पीएच का, सोरेनसन जो एक वैज्ञानिक था दोस्तों, उन्होंने पीएच स्केल का निर्माण किया था। क्या, कैसे किया था कि एक पीएच स्केल, जैसे आप नापे होंगे ना, कभी आपकी जो फिट हुआ हुआ स्केल हो, वो नापा 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, अशान की एक स्केल हुआ दोस्तों, इनमें कहो बीच में 7 हो और अटी बढ़ता जावा लगभग 14 तक, और अटी 0, यानी 7 से इधर कम आता ना दोस्तों, तो ये क्या पदार्थ होगा, अम्लीय। और इधर 7 से ज्यादा हो जाएगा ना, ये पदार्थ कैसा होगा दोस्तों, क्षारीय पदार्थ होता है। अब आप देखिए यहाँ जो रक्त होगा वो क्या है, 7.4, देखो 7 पे तो क्या है, उदासीन, बिल्कुल। अगर 7 किसी की पीएच आ जाए तो क्या होगा, वो जो पदार्थ होगा वो कैसा होगा दोस्तों, उदासीन, न्यूट्रल होगा, ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा। अब ये जो पीएच है वो 7.4 जो रक्त की पीएच होती है दोस्तों, 7.4, बताइए कैसा होता है, हल्का क्षारीय। कैसा होता है दोस्तों, हल्का, पूछ लिया जाए हल्का क्षारीय। आजकल दोस्तों है ना, आपसे सीधा पूछ लिया जाए रक्त के बारे में कथन सत्य है, तो ये रक्त कैसा होता है, वास्तविक तरल संयोजी उत्तक, और वास्तविक तो नो, गलत हो गया। इस प्रकार से स्टेटमेंट आते दोस्तों, ये क्षारीय, अधिक क्षारीय होता है, कम क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है। तो इसे स्टेटमेंट पूछे जाते हैं दोस्तों। आजकल गए जमाने सीधे सीधे प्रश्न पूछने वाले, आपको ढंग से पूरी की पूरी अगर जानकारी होगी ना, तो आपके 1% ढंग से जाके सही होगा। बात समझ में आ गई। ये इस प्रकार से इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर आगे की ओर चलते हैं ना, बिल्कुल। हाँ दोस्तों, इसमें एक लाइन रह गई थी, हाँ ब्लड की जो अपनी बॉडी में जो मात्रा होती है ना वो दोस्तों कितनी होती है, 5 से 5.5 लीटर, जो कि शरीर का लगभग कितना % भाग बनाती है, 7 से 8% भाग बनाती। लेकिन महिलाओं में रक्त की मात्रा थोड़ी थोड़ी कम होती, तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा दोस्तों उनमें थोड़ा सा ना, इस प्रकार से। ओके, एक बार इसको छाप लो आप, फिर आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, अपन आगे की बात करते हैं कि पार्ट ऑफ ब्लड, यानी ब्लड के जो भाग कौन कौन से होते हैं। 2 भाग में बांटते हैं, एक तरल भाग होता है, एक ठोस भाग होता है, बिल्कुल तरल और ठोस, बिल्कुल। जैसे कि आप पानी लो और पानी में आप नमक घोलो, है ना, तो पानी भाग और उसमें नमक के छोटे छोटे जो कण हैं, वैसे ही आपका ब्लड का कंपोजिशन होता है दोस्तों, कि उसमें कुछ तरल भाग होता है, और उसके अंदर जैसे नमक घुला हुआ, ऐसे कुछ ना कुछ कण उसके अंदर घुले हुए होते हैं। तो ये जो तरल भाग है उसको आप कहते हो प्लाज्मा, और जो इसकी कणिका, यानी कणिका जो भाग है, कण भाग है, उसको कहते हैं रुधिर कणिका, यानी ब्लड कार्पसल्स इसको बोलते हैं, या ब्लड सेल्स भी इनको कह सकते हैं ना, रुधिर कोशिकाएं। अब ये जो प्लाज्मा होता है दोस्तों कितना होता है, लगभग 55 से 60% ये भाग बनाता है, और 40 से 45% भाग आपके इसके रुधिर की कणिकाएं बनाती है दोस्तों। अब ये जो जल है दोस्तों, इसके अंदर जो प्लाज्मा को जो तरल बनाने का कार्य करता है वो कौन करता है, जल। कितना % होता है साहब, 90%। अब सोचो, चलो इसके अंदर 90% जल है, बचा क्या, 10% बचा है, तो यानी ये कैसा है, ये तरल भाग आपका बनाता है। अब इसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं दोस्तों, पढ़ेंगे डिटेल से प्लाज्मा को ना, और इसमें होता है अकार्बनिक पदार्थ। अब जो कार्बनिक पदार्थ होता है इसमें ज्यादातर क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन होता है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन पढ़ेंगे, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन सब पढ़ेंगे इसके अंदर, और अकार्बनिक पदार्थ होंगे दोस्तों। अब इसके अंदर बहुत सारे खनिज लवण वगैरह होंगे ना, इसके अंदर सारे पढ़ेंगे। ये लगभग कितने होते हैं, 0.9 से 1% होते हैं दोस्तों। कार्बनिक जो भाग होता है वो कितना होता है, 7 से 8% इसके अंदर पाया जाता है। रुधिर कणिकाओं की बात करें दोस्तों, आप सब जानते हो, आरबीसी रेड ब्लड कार्पसल्स या रेड ब्लड सेल इनको कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यू यानी व्हाइट
यानी ये सफेद रंग की होती है, ये लाल रंग की होती है, और ये प्लेटलेट्स होती है, बिंबाणु होते हैं। और इनका जो डॉक्टरी नाम है दोस्तों, साइंस में अच्छे नाम होते हैं, इनका नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट है WBC का, ल्यूकोसाइट आपने नाम सुना होगा, है ना, ल्यूकोसाइट है, और ये है थ्रोम्बोसाइट। हाँ, एक रोग होता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है दोस्तों, जब आपके शरीर के अंदर WBC की संख्या एकदम से ज्यादा बढ़ जाए तो आपका जो रक्त होगा, वैसे लाल दिखाई दे रहा है ना, क्यों, क्योंकि RBC ज्यादा है, लगभग 299%। सबसे बड़ी की बात, अब इस जैसे आपने अभी देखा प्लाज्मा में 90% जल है, इसी प्रकार से रुधिर कणिकाओं में वास्तव में क्या होता है, 99% तो क्या होती है दोस्तों, इसमें RBC होती है। क्या होती है दोस्तों, RBC। और RBC का नाम क्या है, रेड, यानी कैसी है, लाल। किसके कारण लाल होती है, आप सब जानते हो दोस्तों, हीमोग्लोबिन HB के कारण लाल होती है। हीमोग्लोबिन एक वर्णक है दोस्तों, हिम यहाँ फिर से क्या आ गया दोस्तों, हिम क्या आ गया, यहाँ पे ब्लड आ गया, तो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नामक वर्णक के कारण यहाँ रक्त का रंग कैसा होता है दोस्तों, लाल। क्या ये बात सही है क्या, नहीं, ये अधूरी बात सत्य है। क्या सत्य बात क्या दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया, ये रक्त है, इस रक्त में क्या होती है, RBC, और RBC में क्या होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन RBC जो होती है, अब देखो 99% भाग ब्लड कार्पसेल्स का कौन बना रहा है दोस्तों, RBC बना रहा है। अब ये जो इसमें 99% भाग जो RBC है, इसका 25% भाग लगभग क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। इस हीमोग्लोबिन में एक धातु पाई जाती है दोस्तों, कई बार पूछी जाती है, लोहा, लोयो, है ना, पुराना गांव का लोग क्यों, आपको जो खून निकल जो तो लोई निकल गया, लोई, है ना, लोई लोई बोलते ना खून को दोस्तों, तो वो पुराने जमाने के जानते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, लोहा। आपके शरीर में करंट भी इसीलिए आता है क्योंकि आपके शरीर के अंदर सारा का सारा क्या दौड़ रहा है दोस्तों, लोहा दौड़ रहा है, इसलिए आपको कभी कभी ब्लड की कमी हो जाती है। तो इस प्रकार की सब्जियां या इस प्रकार के कुछ पदार्थ खानों को कहा जाता है जिसके अंदर क्या पाई जाती है, लोह तत्व पाई, जैसे पालक खाने से आपका खून बढ़ता है दोस्तों, है ना, कई प्रकार की और भी चीजें हैं जिससे आपका ब्लड बढ़ सकता है। अब जैसे ये लोहा है, इस फेरिक है ना, फेरिक के साथ, अरे फेरिक भी किस रूप में होता है दोस्तों, +2 रूप में होता है, +3 रूप में नहीं होगा दोस्तों, है ना, ध्यान रखना। अब ये जो होगा, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से भी टच करता है, और CO2 यानी जो आपका नाक से आपने श्वास ली, इस ऑक्सीजन को ले जाता है ये। अब यहाँ रक्त का मतलब, अभी मैं रक्त प्लस क्या कर दूं, ऑक्सीजन, है ना, डायरेक्ट, है ना, क्योंकि हीमोग्लोबिन से जुड़ गया दोस्तों, सब समझ गए आप बात, यानी कुल मिला के रक्त के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। जैसे ही ऑक्सीजन जुड़ता है, रक्त का रंग कैसा हो जाता है दोस्तों, लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है, और मोर्सो आपके रक्त का रंग जो भी होगा कि, अरे आप देखते होंगे दोस्तों, ये आपका जो रक्त का जो लाल रंग वाली जो होती है ना, जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, जिसको आप कहते हो धमनियां, धमनियां जो आपके शरीर में गहराई में होती है दोस्तों, ये आपको दिखाई नहीं देती, थोड़ी मोटी होती है, इसके अंदर कैसा ब्लड घूम रहा है आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपके ऊपर ये जो नलियां दिखाई दे रही, पतली पतली सिराएं, जिनमें अशुद्ध रक्त है, कादा को न फाड़ी है कि साहब कादा को फाड़ी कौन है दोस्तों, रक्त में क्या घुल जाए, अगर CO2 घुल जाए, कई साहब ये जहरीली होगा, नहीं साहब जहरीली नहीं होती, इसको नाक के माध्यम से बाहर छोड़ दिया जाता है, बिल्कुल छोड़ दिया जाता है। जब रक्त के साथ में आपका ये रक्त के साथ या हीमोग्लोबिन के साथ अगर CO2 जुड़ती है तो कैसा रंग हो जाता है, रक्त का नीला रंग हो जाता है, जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर की नलियों में, आपके हाथ में सब देखेंगे ऊपर की जो नलियां होती है, इसमें रक्त का रंग आपको कैसा दिखाई दे रहा है, नीला दिखाई देता है। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं यहाँ पे बात समझ में, ये व्हाइट है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है दोस्तों, और इसमें हीमोग्लोबिन क्या होता है दोस्तों, अब्सेंट होता है। एक चीज और ध्यान रख दो दोस्तों कि RBC में है वह केंद्रक नोव, अभी बात कर रहा हूं RBC पर डिटेल हूं, एक बार मैं सामान्य जानकारी ले लूं था। WBC ये की व्हाइट होती है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, इसलिए व्हाइट कलर की होती है, फेगोसाइट प्रकृति की होती है, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता में काम में आती है, जब आपके अंदर रोग होते हैं WBC लड़ने के काम आ जाती है। जब कभी आपके शरीर में WBC यानी व्हाइट चीजों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो आपका ब्लड कैसा हो जाएगा दोस्तों, व्हाइट हो जाएगा। लेकिन जब एकदम से संख्या इनकी ज्यादा बढ़ जाए तो उसे अपन कहते हैं ब्लड कैंसर, और इसका दूसरा नाम है ल्यूकेमिया, है ना। तो यहाँ पर जो ल्यूकेमिया रोग आता है जिसे अपन ब्लड कैंसर कहते हैं, ये किससे बना हुआ है, ये ल्यूको का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, WBC श्वेत रक्त कणिका, और अच्छा तीसरी होती है प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट, ये क्या करता है दोस्तों, रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है, रक्त का थक्का। अभी पढ़ेंगे दोस्तों, रक्त का थक्का जमाने में बहुत सारी चीजें काम में आती है। प्लेटलेट्स में ऐसा क्या होता है कि रक्त का थक्का जमा देती है, भी पढ़ेंगे। इसका नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। अब इनकी संख्या की बात कर लेते हैं दोस्तों, संख्या कई बार पूछी जाती है। संख्या जो RBC की बात की जाए, RBC की 99% तो सबसे ज्यादा होगी दोस्तों, तो 100 ml ब्लड लिया जाता है और इसमें आपकी संख्या देखी जाती है, तो लगभग 50 से 55 लाख की बात कर रहा हूं दोस्तों। मेल के अंदर M का मतलब यह क्या है दोस्तों, मेल यानी पुरुषों में, हाँ RBC की जो संख्या होती है दोस्तों 100 ml ब्लड में 50 से 55 लाख
होती है, और फीमेल में कितनी होती है, 45 लाख होती है पर 100 ml ब्लड में। इसी प्रकार से WBC की बात की जाए तो लगभग इसमें किताबों में अलग अलग संख्या आ जा सकती है दोस्तों, लेकिन एक रेंज होती है 4000 से लेकर 10,000, कई जगह 11,000 भी लिखा हो सकता है। 4,000 से 10,000 जो 100 ml ब्लड अगर अपन ले तो उसमें WBC की संख्या आ जाएगी। और इसी प्रकार से प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो आपने देखा होगा जब डेंगू होता है, डेंगू और मलेरिया, इसके अंदर आपको डॉक्टर बोलता है कि आपकी प्लेटें डाउन हो गई है, तो वो जो प्लेटें होती है दोस्तों वो प्लेटलेट्स ही है। हाँ, फिर आपको कहते हैं कि पपीते के पत्ते खाओ, गिलोय खाओ, बकरी का दूध पियो, और एक होता है दोस्तों, एक और फल होता है ना, उस फल का नाम कुछ है, फल का नाम, उस फल से भी क्या होता है दोस्तों, आपकी प्लेटलेट्स आपकी बढ़ जाती है ना। डॉक्टर कई सारी दवाइयां भी उसके अंदर देता है। हाँ, इससे संख्या कितनी होती है दोस्तों, 1.5 से लेकर 4.5 लाख। अब ये क्या होता है दोस्तों, क्या काम करता है, आप देखते होंगे भाई आपका रक्त है ऑक्सीजन लेके जा रहा है, और रक्त में ऑक्सीजन लेके जाने वाली सब, अगर ऑक्सीजन लेने जाने की अगर बात करते हैं तो वो तो सब तो गुण है दोस्तों, मेन आरबीसी है। अगर आरबीसी की संख्या किसी वजह से कम हो जाती है दोस्तों तो आपकी ऑक्सीजन प्रॉपर ब्लड में नहीं पहुंच पाती है। अगर ऑक्सीजन ब्लड में नहीं पहुंच पाती है, अभी भी आपने बात कही कि हाँ, जो कार्बोहाइड्रेट है, जो ग्लूकोज है, वो ऑक्सीजन की टच करके ही, हाँ, जो उससे क्रिया करके किसका निर्माण करता है दोस्तों, ऊर्जा का निर्माण करता है। तो आपके शरीर में ऊर्जा नहीं बनेगी। और ये जो आपको प्लेटलेट्स है, इसके अंदर क्या करते हैं, जो प्लेटलेट्स आपके शरीर में शक्ति बनाए रखने का काम करता है। आप कभी देखते होंगे जब आपके जो, हाँ, कभी आपको डेंगू हुआ होगा ना दोस्तों, तो आपके जॉइंट्स और बिल्कुल आपको सीधा चलते होंगे तो आपको क्या होता है, बिल्कुल थकावट सी महसूस होगी। जो थकान जो बिल्कुल एनर्जेटिक रखने का कार्य करता है, ये प्लेटलेट्स ही है दोस्तों। अगर इसकी संख्या कम हो जाएगी तो आप बिल्कुल ही निर्जीव टाइप में हो जाएंगे। आप सीढ़ियां चढ़ोगे तो भी आपको हाँ पड़ी आएगी, है ना। इस प्रकार से दोस्तों ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे के पर डिटेल चलते हैं, इनके ऊपर डिटेल। अब देखो मित्रों, अपन पहला जो पार्ट पढ़ रहे थे उसमें है, उसका नाम लिखाया था अपने प्लाज्मा, जो कि तरल भाग था, जिसमें 90% किसकी मात्रा थी दोस्तों, जल की मात्रा थी। अब इसके बारे में और कुछ पढ़ते, देखो रुधिर का ये क्या है, तरल भाग है, जिसे आपने मैट्रिक्स भाग कहा था, और ये कैसा होता है दोस्तों, क्षारीय प्रकृति का ये होता है, हल्का क्षारीय है ना। पीला रंग होता है, पीला रंग किसके कारण होता है दोस्तों, बिलुरुबिन। ये किसका, कहाँ निर्माण होता है इसमें, हाँ, लीवर में पढ़ेंगे दोस्तों कैसे होता है। केरोटीन वर्णक है ना, वर्णक का मतलब जो भी रंग प्रदान करते हैं वो सब पिगमेंट्स यानी वर्णक होते हैं। जैसे आपने कहा कि भाई पत्तियों का रंग हरा कैसे होता है, कौन सा पिगमेंट, कौन सा वर्णक होता है, तो हाँ, पर्ण हरित है ना। इसी प्रकार से जो पीला रंग होगा किसका, प्लाज्मा का पीला रंग होगा। आपने कभी ब्लड टेस्ट अगर देखा होगा आपका, तो ब्लड सिरिंज से निकालता है दोस्तों, और जैसे सिरिंज से निकालता है ना, वो क्या करता है कि वो ब्लड ऊपर ऊपर रह जाता है और नीचे नहीं, वो आपके लिए वो बीच बीच में जो प्लाज्मा होता है ना, वो पीले पीले रंग का। मैंने अभी बताया ना आपको, जो सीरम का टेस्ट होता है दोस्तों, है ना, फाइब्रिनोजन को अलग कर लिया जाता है उस प्लाज्मा में से, और उसमें आपका सीरम निकाल दिया जाता है, सीरम का टेस्ट किया जाता है। और अब इधर देखिए, अब इसमें जो पीला रंग होगा वो किस वर्णक के कारण होगा, आपसे पूछ लिया जाता है कभी, बिलुरुबिन और केरोटीन वर्णक के कारण। अब देखो इसमें जल भाग हो गया 90%, तो अकार्बनिक भाग जो कि 0.9 से 1% भाग ये बनाता है। अब इसमें कौन कौन से होते हैं दोस्तों, खनिज लवण। एक बार है ना साहब, मैं डापा चूक हो गया एक एग्जाम में आ गयो, है ना, तो ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा में कशो आयन समूह ज्यादा हुआ है, ओ सॉरी यो कोई बात हुई साहब, प्लाज्मा में कशो आयन ज्यादा हुआ है, तो भाई साहब आयन हो में सोडियम आयन, हाँ Na, सोडियम आयन रक्त में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। रक्त छोड़ो, सॉरी रक्त का मतलब सॉरी, प्लाज्मा में कौन सा पाया जाता है, सोडियम। और अगर खनिज लवण की बात करें तो सोडियम क्लोराइड, जो कि साधारण नमक जिसे अपन साधारण बोलते हैं, तो ये क्या बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं दोस्तों। और तो ये सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, आयन होते हैं सोडियम पोटेशियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट से दोस्तों ये, तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है सोडियम आयंस। और इधर खनिज लवणों में पाया जाता है NaCl, जैसे हाँ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, सामान्य बात है, कोई ज्यादा प्रश्न पूछने वाली बात नहीं। अब आ जाते हैं जहां से क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, कार्बनिक पदार्थ। वेरी गुड, कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, पहली होती प्लाज्मा प्रोटीन। आप जानते हो दोस्तों, ये जो प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट, सबके सब इसमें होते क्या क्या दोस्तों। अब देखो इसमें क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तो सब में होता है दोस्तों, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, चाहे आप वसा ले लो, चाहे आप प्रोटीन ले लो, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट ले लो। लेकिन जो प्रोटीन होता है दोस्तों, तो प्रोटीन में एक चीज और आ जाती है एक्स्ट्रा, क्या हो जाती है दोस्तों, नाइट्रोजन। क्या हो जाती है, नाइट्रोजन। और प्रोटीन अपने शरीर में सबसे ज्यादा जरूरी है, तो ये नाइट्रोजन भी इसलिए जरूरी है। पौधों में भी आपको पता होगा, तो पौधों में अगर आपको पता हो, तो अगर अपन देखते हैं कि स्वतंत्र नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर पाते,
फिर है ना कुछ बिजली के द्वारा, कुछ जीवाणुओं के द्वारा उस नाइट्रोजन को क्या किया जाता है, स्वतंत्र नाइट्रोजन को उनके यौगिक यानी नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदला जाता है ना। जब डायरेक्ट गेहूं थोड़ी खाओ, गेहूं की पे रोटियां बना रखो, आटो पीसो पे रोटियां बनाओ ना बच्चे खाओ। अच्छा अनिवार्य स्वतंत्र नाइट्रोजन पौधा ग्रहण न करे दोस्तों, क्योंकि नाइट्रोजन शरीर बनता है अपना प्रोटीन से, और प्रोटीन में नाइट्रोजन, तो पौधों को भी यही चीजें नाइट्रोजन ही चाहिए उनको भी। अब वो क्या करते हैं दोस्तों, उस स्वतंत्र नाइट्रोजन को किस पे अलग अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से कन्वर्ट किया जाता है, नाइट्रेट और नाइट्राइट में। और नाइट्रेट और नाइट्राइट और फिर से उनका शरीर जब गलता है तो वापस विनाइट्रीकरण के द्वारा नाइट्रोजन वापस चली जाती है। इसी प्रकार से आपके शरीर में क्या होता है, आपके शरीर में क्या होता है, नाइट्रोजन जरूरी होता है। लेकिन जब आप इसको आपका जो शरीर मान लो प्रोटीन को जब तोड़ना होगा तो उसके अंदर भी क्या वापस निकलती है, नाइट्रोजन। तो आपका जो विषैले पदार्थ भी होते हैं दोस्तों, वो भी नाइट्रोजन के आधार पर ही होते हैं, जिसके अंदर आपने नाम सुना होगा। अच्छा यूरिया नाम सुना तुमने, यूरिया, उसका सूत्र क्या होता है, NH2CONH2। अब इसमें भी क्या हो रहा है देखो दोस्तों, नाइट्रोजन आ रहा है, यही अपन क्या बाहर निकालते हैं, यूरिया है ना, यूरिया बाहर निकालते हैं, हाँ यूरियोटेलिक अपन, तो मूत्र के माध्यम से अपन क्या निकाल देते हैं, यूरिया बाहर निकाल देते हैं, यानी नाइट्रोजन ही अपना अपशिष्ट पदार्थ का कार्य भी करता है। ये यूरिया बनता कहाँ दोस्तों, आपके लीवर के अंदर बनता है। चलो आगे आ जाओ। अब बात करते हैं दोस्तों पोषक पदार्थ कौन से, अच्छा प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें दोस्तों, तो प्रोटीन समझ में आ गई बात। प्रोटीन आपके शरीर का निर्माण का कार्य करता है। पोषक तत्वों में बात करें, कार्बोहाइड्रेट जो कि आपको ऊर्जा प्रदान करता है तुरंत, है ना, आपको ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर में सब कार्य करने के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। इसके बाद होती है वसा, वसा ऊर्जा भी प्रदान करती है, और आपके शरीर के अंदर जो ये जो आपकी मसल्स वगैरह ना, ये सब वसा के कारण, सर्दी गर्मी सहन करने की क्षमता भी वसा के कारण ही आपके अंदर होती है। इसके बाद आपका नंबर आता है प्रोटीन का। प्रोटीन जो होता है आपके शरीर में, जितने भी आपका शरीर में लगभग 70% क्या है दोस्तों, प्रोटीन है। प्रत्येक सेल में भी क्या है, 70% क्या है दोस्तों, प्रोटीन। आपके लिए आपका जो शरीर बना हुआ है लगभग किससे बना हुआ है, प्रोटीन से। यानी आपकी संरचनात्मक जो भी चीजें हैं वो किसके निर्माण, यानी शरीर निर्माण, शरीर का विकास, शरीर का लंबाई, सबके लिए किसकी आवश्यकता है दोस्तों, प्रोटीन। और प्रोटीन अपने को कहां से मिलता है दोस्तों, दालों से। इसलिए मैं आपको हमेशा हर आदमी को सलाह देता हूं, जो नॉनवेज नहीं खा सकते, चने गला गला के खाओ, चनों में खूब बर्बर मात्रा में प्रोटीन है, मांस से भी खतरनाक तरीके से ना, इतना ज्यादा प्रोटीन। जिम जाओ, काले चने रात में खिलाओ, सुबह खाओ, स्प्राउट्स खाओ, बढ़िया ताकत आपको मिल जाएगी ना, दालें वगैरह ये खाओ, इनसे प्रोटीन बहुत अच्छी तरीके से मिल जाता है। अब प्रोटीन, प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन होता है वो कौन कौन सा होता है दोस्तों, यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि रक्त में कोलाइडल प्रासरण दाब का निर्माण का कार्य कौन करता है, इसको नियंत्रण कौन करता है, सीओपी बोलते हैं दोस्तों ना, कोलाइडल ऑस्मेटिक प्रेशर, इसको कंट्रोल करना या निर्माण करने का कार्य कौन करता, कौन सी प्रोटीन करती दोस्तों, एल्ब्यूमिन। ये अच्छा डापा चूक हो जाओ, अच्छा ध्यान रख जो, हाँ ये एग्जाम में प्रश्न, घनी बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए दोस्तों कि रक्त के अंदर कोलाइडल प्रासरण दाब को नियंत्रण करने का कार्य, निर्माण का कार्य कौन करता है, या सीओपी आ जाए तो कौन करता है दोस्तों, एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन करती है। आगे बात समझ में। दूसरी प्रोटीन जो होती है इसमें कौन सी होती है, ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। ये क्या करती है दोस्तों, एंटीबॉडी के निर्माण में। आपका जो ध्यान रखना, जो मेन टॉपिक है कौन सा, हाँ जो आपका जो रक्त समूह वाला आएगा, उस रक्त समूह के अंदर एंटीबॉडी और एंटीजन की क्रिया होगी। जो आपका रक्त बताएंगे ना कौन सा समूह, वो इन्हीं के आधार पर बताया जाता है। एंटीजन जो पाई जाएगी वो आरबीसी के ऊपर पाई जाती है दोस्तों, आरबीसी है ना, लाल रुधिर कणिका। और जैसे मान लो आपने पढ़ा होगा कि रक्त समूह ए बी सी है ना, तो एंटीजन मान लो ए है तो आपका रक्त समूह ए होगा। तो लेकिन अगर उसमें शरीर में एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी, फिर उल्टी पाई जाएगी दोस्तों, उसमें बी है ना, ए नहीं है ना। तो एंटीबॉडी जो होती है एंटीजन का विपरीत है। तो एंटीजन तो बनेगा कहाँ दोस्तों, पढ़ेंगे डिटेल से, भी एक समराइज कर रहा हूं मैं, कहाँ बनेगा दोस्तों, आरबीसी में। और जो आपका ये जो एंटीबॉडी है वो कहाँ बनेगी दोस्तों, ग्लोबुलिन में। आगे वो दोस्तों, और ग्लोबुलिन नामक ये जो प्रोटीन है ये इसका निर्माण का कार्य करता है। और एंटीबॉडी और क्या करती है, आपके हाँ जो रोगाणुओं से लड़ने का कार्य भी करती है। अगली बात समझ में। और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये जो दो प्रोटीन है दोस्तों, ये क्या करते हैं, रक्त स्कंदक, यानी ये क्या करते हैं, रक्त को, कभी कभी आपके कट लग जाता होगा दोस्तों, थोड़ी देर बाद में, हाँ लगभग 3 से 4 मिनट के अंदर वो क्या हो जाता है, ब्लड क्लोटिंग की क्रिया हो जाती है, यानी आपका रक्त का थक्का जम जाता है। व्हाट्सएप पे तो ऊट भी बताओ, हाँ तो हाँ वो जो आप बताओ बिल्कुल, प्लेटलेट्स भी जमा का करा बिल्कुल साफ सब गुणा सारा, कैल्शियम भी है उनमें है ना, हाँ विटामिन के भी है, पर फैड आपा बिल्कुल, ब्लड क्लोटिंग की जो क्रिया है ना वह पूरी फैड है। तो रक्त स्कंदक जो प्रोटीन है वो कौन कौन से, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ध्यान रखना एक बात, जहां पर भी साइंस में आगे आ जाए प्रो,
या पीछे लग जाए नोजन, यानी ये इनएक्टिव है, ये भी सोए हुए हैं, इनको लाते मार मार के उठाना पड़ता है, फिर ये रक्त का थक्का जमाने का काम करता। वो सब लाता मारवा को मतलब अरे बायरो लगाना पड़ा यहाँ पे, जब यहाँ पे हवा लगे ना दोस्तों जब ही काम करे, है ना। बिल्कुल। अब आप बाद में सोचो, ये तो रक्त, आपका रक्त का मायने ही है, ये तो जगह जगह थक्का जमा दे तो टक टक, मान लो हार्ट में जमा दियो तो हार्ट अटैक आ जाए, अटी जमा दियो तो आपका ब्लड जाए को ना, ऑक्सीजन काम ही ना करे। इसीलिए प्रकृति ने इन नालायकों को सुलाए रखते हैं कि हर कभी ब्लड में यहाँ पे थक्का जमाने का कार्य नहीं करता। जब लेकिन आपके कट लग जाए दोस्तों, कोई भी घाव हो जाए, बाहर से खून निकल रहा हो आपके शरीर से, तो फिर क्या करते हैं, इनको हवा लग जाती, जैसे हवा के थपेड़े लगते हैं ना दोस्तों इनको, तो ये उठ जाते हैं और फिर क्या करते हैं, ये रक्त का थक्का जमाने का कार्य करते हैं। तो वायु के जब तक संपर्क में नहीं आएंगे तो ये सोए हुए रहते हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं दोस्तों। और इनका निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, लीवर के अंदर होता है, और जो लीवर को रासायनिक निर्माण की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये 3 प्रकार के प्रोटीन है। और आपको एक बार एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि जो इस प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन है वो एल्ब्यूमिन कितने % होती है, या यूं पूछ लिया, परसेंट तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन यूं पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, तो कौन सी पाई जाती है दोस्तों, एल्ब्यूमिन पाई जाती है। आगे बात समझ में। अब इसके बाद बात करते हैं उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ में जो यूरिया है, ये यूरिया अपन यूरियोटेलिक अपन बोलते हैं ना, यूरियोटेलिक अपन उत्सर्जन मुख्यतः किसका करते हैं दोस्तों, यूरिया का करते हैं। तो यूरिया की मात्रा कितनी होती है दोस्तों, 17 से 38 मिलीग्राम। यहाँ एक बार और इधर मैं कोष्टक में लिख देता हूं, हाँ ये यूरिया 17 से 38 मिलीग्राम, कितने 100 ml ब्लड के अंदर क्या होती है, 17 से 38 मिलीग्राम ब्लड के अंदर होती है। कभी आप ब्लड टेस्ट कराते हो दोस्तों तो ये सब चीजें आती है वहां पर। हाँ, अब इसके बात करते हैं अभी, फिर इसमें अमोनिया भी होती है, क्रिएटिनिन भी होती है और यूरिक एसिड भी थोड़ा बहुत इसमें निकलता है। लेकिन मुख्यतः अपन किसका उत्सर्जन करते हैं दोस्तों, अपना जो यूरिन बनता है ना दोस्तों, तो यूरिन किसके लिए बनता है दोस्तों, इन्हीं उत्सर्जक पदार्थों को बाहर निकालने में, क्योंकि आपकी यूरिन के अंदर में लगभग 90 से 92% तो क्या दोस्तों, पानी है। और मुख्यतः क्या होता है दोस्तों, ये यूरिया, यूरिक एसिड, इन सब चीजों को बाहर निकालने में अपन ये कार्य करते हैं। मूत्र का निर्माण, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, अच्छा यूरिया का निर्माण हुआ आपके लीवर में, लेकिन मूत्र का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, आपकी किडनी के अंदर। ठीक है। अब इसके बाद सभी हार्मोन इसमें पाए जाते हैं। शुरू में बात की थी एक प्रतिस्कंदक पदार्थ, यानी जो देखो यहाँ तो क्या था, ये था स्कंदक यानी क्लोटिंग, यानी रक्त को जमाने वाला, और ये कौन है, रक्त को जमाने से रोकने वाला। इनको क्या कहा गया, प्रतिस्कंदक। प्रति यानी इसका विपरीत हो गया, स्कंदक यानी जमना, और प्रतिस्कंदक यानी जमने से रोकने वाला पदार्थ। ये ब्लड में रहता है दोस्तों। और मनुष्य में कौन सा रहता है दोस्तों, नाम याद कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका नाम है हिपेरिन। क्या नाम है दोस्तों, हिपेरिन। ये मनुष्य में पाया जाता है। और इसका निर्माण कौन करता है, देखो अभी पढ़ेंगे, WBC के अलग अलग भाग है। तो WBC के अंदर जो एक होता है बेसोफिल, इससे किसका निर्माण होता है दोस्तों, आपके हिपेरिन का निर्माण होता है। हिरोडिन आपने कभी कभी गावड़ा गाँव में मानो तड़ाव में नया हुए तो एक जोक छाड़ जाओ दोस्तों, दो वो आपकी खून चूसे ही है ना, वो जो खून चूसे ही ना, वो ब्लड जो जमो को ना तो बरबरा जाए, तो कशो कहीं रहे दोस्तों, हिरोडिन। हिरोडिन प्रतिस्कंदक पदार्थ पाया जाता है जोक के अंदर। और जो आपका मच्छर, मादा इनाप्लीज मच्छर, ओ साहब ये मादा कहाँ है, अरे साहब ये जो खून चूसवा का काम करे सब लुगे करे ना, लोग बेचारा खून चूसवा काम न करे। तो वास्तव में दोस्तों जो आपका जो रक्त में जो खून चूसने का काम करती है ना, वो मादा एनाप्लिक मच्छर ही करती, तो मादा ही होती है वो दोस्तों। तो इस मादा में क्योंकि वो रक्त चूसा अंदर जाके जम जाएगा तो मच्छर मर जाएगा, तो उसमें भी रक्त को जमने से रोकने वाला पदार्थ होता है प्रतिस्कंदक पदार्थ, उसका नाम है एनाफिलिन। ये प्रतिस्कंदक पदार्थ। और कुछ कृत्रिम ऐसे ही मैंने लिखा जानकारी के लिए, तो सोडियम साइट्रेट EDTA होता है। और ये मैंने कुछ नाम लिखे दोस्तों कि आपके ब्लड के अंदर जो भी अपन ने पढ़ा ना दोस्तों कि आप पोषक पदार्थ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, एमिनो एसिड, वसा, बहुत सारे होते हैं दोस्तों। तो जो मेन जो वसा पाई जाती है ना, कभी कभी होता है कोलेस्ट्रॉल बढ़िया साफ है ना, LDL HDL अलग अलग प्रकार का होता है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी होता है और बुरा कोलेस्ट्रॉल भी होता है दोस्तों। आपको पता होगा, आपको कहा गया है कि आपको जो ना सूर्य के प्रकाश से बैठना चाहिए, फिर वहाँ जो रेज आएगी वो आपकी स्किन पे पड़ेगी और विटामिन डी का निर्माण करती है ना। तो दोस्तों वो विटामिन जो डी का निर्माण होता है किससे, कोलेस्ट्रॉल से होता है। अच्छा जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना आपकी स्किन के नीचे वसा में जो पाया जाता है, अब वो वसा में जो पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल है, जब वो सूर्य की किरणों के टच में आता है ना दोस्तों, तो वो कोलेस्ट्रॉल ही किसका निर्माण करता है, विटामिन डी का निर्माण करता है, जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने का कार्य करता है। आगे बात समझ में। तो जो कोलेस्ट्रॉल अच्छा भी होता है लेकिन संतुलित मात्रा में होना चाहिए, और बुरा अच्छा कोलेस्ट्रॉल, बुरा कोलेस्ट्रॉल जो HDL LDL जिस प्रकार से पाई जाती है दोस्तों। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसकी मात्रा यहाँ ये कितने में है दोस्तों, पर 100 ml ब्लड के अंदर है दोस्तों ना, ये 100 ml ब्लड की बात कर रहे हैं। तो 100 ml ब्लड के अंदर कितना होता है, 50 से
180 मिलीग्राम, ये रेंज अगर हो तो आपका शरीर सही है, बाकी गड़बड़ हो जाता है, फिर गोलियां दवाइयां लेनी पड़ती है, वरना हार्ट अटैक वगैरह की समस्या हो जाती है। फिर ग्लूकोज की बात करते हैं तो भूखे पेट में ग्लूकोज है ना, तो वो कितना होता है अपन बात करते हैं, शुगर टेस्ट कराते हैं, वो शुगर टेस्ट यही 80 से 100 मिलीग्राम लगभग उसमें होता है। और यूरिया कितना होता है दोस्तों भी लिख दिया मैंने, 17 से 38 मिलीग्राम। इस प्रकार से देखो मैंने बढ़िया तरीके से आपको आज आपके रक्त की सामान्य बातें और प्लाज्मा के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे बाद में आपकी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में ढंग से बातें डिटेल से करेंगे। अब आई होप कि आपको ये वीडियो बढ़िया पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो दोस्तों तो आपके दोस्तों के साथ लाइक करें, आप इसको दोस्तों के साथ आपको सब्सक्राइब करें, आप खुद भी लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों कहीं भी सब्सक्राइब कराओ इसको, है ना। एक मार साहब आया जो बढ़िया पढ़ा रहे हैं, बढ़िया डिटेल से आपको एक एक चीज यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी दोस्तों, है ना। बिल्कुल लिख लेना अपने को। और मैं 1-2 दिन में एक बढ़िया से एक सेटअप जमा रहा हूँ जिसके अंदर आपकी जो इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल बना देंगे और उस पर डाल देंगे, ताकि आपको हाँ वीडियो के बीच में केवल सुन लो, समझ लो और बाद में बैठ के लिख लेना उनको, है ना। जो ये पढ़ाया गया वहां पर इसकी पीडीएफ बना के मैं होते कोशिश वहां पे टेलीग्राम में 1-2 दिन में कोशिश करूंगा दोस्तों, जो डाल दूंगा। और मैथ्स के क्लास भी आपके 1-2 दिन में मैं लेना शुरू कर दूंगा। ओके, अच्छा लगा हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना है कि साहब मजा आ गया, और लिखो ओके जय सिया राम, छाप लो ना इसको।